वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे मेहमान से कराने लगी हूँ। एक तो मेरे यूनिवर्सिटी फ़ेलो हैं और दूसरी बात ये कि हम एक साथ के ग्रेजुएट हैं MPhil के, और तीसरी बात ये कि जो उनका चैनल, जो असल बात है जिसकी वजह से आज यहाँ पे हम सबसे मिल रहे हैं, कि इनका व्हाट्सएप चैनल जो है पाकिस्तान के टॉप, जो इस वक्त सेकंड है लेकिन एक लंबे अरसे तक कि पाकिस्तान का टॉप 1 चैनल रहा है। सो ये क्या है, सोशल मीडिया के हवाले में, एथिक्स के हवाले से कैंपेन करते रहते हैं, बहुत पॉपुलर है। ज़ाहिर है अगर इनका चैनल जो है वो पाकिस्तान का टॉप चैनल्स में है तो इसका मतलब है कि ये बहुत सारा कुछ जो है उस पर की बातचीत कर रहे हैं। इस हवाले से आज हमने यहाँ पे दावत दी है काशिफ ज़हीर कंबो साहब को। कैसे हैं काशिफ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। तो ये कहाँ से शुरू हुई थी ये व्हाट्सएप चैनल की बात, और ये कहाँ तक पहुँचे आप? ये एक्चुअली डिफरेंट सोशल मीडिया कैंपेन्स प्लान भी करता रहा हूँ, लीड भी करता रहा हूँ। अरसा 15 साल इसी में ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक डिफरेंट कैंपेन्स मुल्क का बेटर इमेज उजागर करने के लिए जी। और यंगस्टर्स को एक अच्छी डायरेक्शन देने के लिए। और इसी इसना में मुझे फेसबुक ब्लू टिक का ऑफ़र हुआ, और फेसबुक ब्लू टिक के बाद इन्होंने पायलट टेस्टिंग की मेटा ने। तो दुनिया में तकरीबन कोई 35 लोगों को इन्होंने ये व्हाट्सएप चैनल पायलट टेस्टिंग में दिए। ठीक है। और पाकिस्तान में 5 लोगों को ये शुरू में दिए गए। तो आई वाज वन ऑफ देम। ठीक है। ये बनाया नहीं, ऑफ़र हुआ था बेसिकली। अच्छा। तो उसी एंड बेसिंग ऑन योर फेसबुक की जो रीच थी। हाँ जी, फेसबुक की रीच भी हो सकती है, फिर आपकी डिफरेंट जो ऑनलाइन कवरेज होती है डिफरेंट अखबारात के अंदर, और इस तरह यूट्यूब के ऊपर अगर वीडियोस पड़ी हों तो वो, और फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान में जो उनके फ्रेंचाइज हैं वो लोग रेफ़र करते हैं कि भाई इन लोगों को आप दे दें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो साद अरसलान सादिक पाकिस्तान में उनके पास फ्रेंचाइज भी है मेटा की, तो उन्होंने भी इंडोर्स किया रेफरेंस के तौर पर। तो अल्टीमेटली आई वाज ऑफर्ड, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स इसके ऊपर आ चुके हुए हैं। और इसका ये डिस्टिंग्विश इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ये टोटली ऑर्गेनिक है। ठीक है। इसमें इनऑर्गेनिक फैक्टर अभी आया नहीं है। अच्छा। क्योंकि अभी तक लोगों को इस लेवल पे पहुंचे नहीं है कि इसमें इनऑर्गेनिक ऑडियंस अटैच की जा सके। जैसे कि इंस्टाग्राम में है। हाँ जी, इंस्टा एक्स है, फेसबुक है, आप उसके ऊपर विद इन डेज आप जितनी मर्जी ऑडियंस फेक अटैच कर सकते हैं बोट्स के ज़रिए, लेकिन इसके ऊपर अभी तक ऑर्गेनिकली ही चीज़ें मूव ऑन हो रही हैं। अच्छा, आपका ये रुझान किस तरह से हुआ? जैसे मैं अभी जिक्र कर रही थी NDU में आप मेरे साथ के ग्रेजुएट हैं, फैकल्टी डिफरेंट थी आपकी। हाँ जी। तो ये सोशल मीडिया की तरफ आना और इतना एक्टिवली आना, ये वाइल यू आर आल्सो अ फैकल्टी मेंबर नाउ। जी जी। तो वो ये कैसे मुमकिन हुआ? ये एक्चुअली चूँकि हम फिज़िकल कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते थे, और इसी दौरान हमें इसका इदराक हुआ कि अगर 300-400 लोगों को हम बैठ के एक टॉक दे रहे हैं, उनको कुछ पैगाम पहुंचा रहे हैं, तो इसको वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाना चाहिए। तो हमने फिर डिफरेंट जो हमारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ज़रिए लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू कर दी। तो उससे हमें आइडिया हुआ कि ये जो इसकी और फिर अल्टीमेटली हमारे यंगस्टर्स को जो दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग हैं और पूरे ऑर्गेनाइज नेटवर्क्स हैं जो इनके माइंड प्लॉट कर रहे होते हैं, तो हमने कुछ ग्रुप्स एस्टेब्लिश किए। तकरीबन कोई 7000 के करीब हमारे पास लोग थे जिनको हमने इंगेज किया, और उनका काम यही था कि पाकिस्तान का बेटर इमेज उजागर किया जाए। अच्छा। और पाकिस्तान के ऊपर फेथ बिल्डिंग की जाए, और माशरे के अंदर जो हमारे सोसाइटल एथिक्स हैं उसके ऊपर लोगों की फेथ बिल्डिंग की जाए, और लोग अपने ही वैल्यूज़ के ऊपर, कल्चर के ऊपर और एथिक्स के ऊपर प्राइड फील करें जी। और जो फॉरेन जो चीज़ें इंड्यूस की जा रही हैं उसको एटलीस्ट कन्फ्रंट करने के, आप कुछ नैरेटिव दे दें, उन्हें बयानियाँ दे दें, अल्टीमेटली वो उससे इन्फ्लुएंस ना हो जी, उन्हें एक सोच दे दें। हाँ जी, एक ख्याल दे दें जी, तो उसके बारे में। आप डिसइंफो लैब्स की बात कर रहे हैं ना, कि जो एक बहुत बड़ा स्कैंडल जी, नेटवर्क सामने आया कि पूरी दुनिया में किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ हज़रा सराई के लिए जी जी भारत ने एक बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट की, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के बारे में मुसलसल डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स जो चलाई जा रही थी। ये तो एक वेंचर है, इसके अलावा भी बहुत सारे वेंचर्स हैं जो हमारे हमसाया ममालिक की तरफ से अभी भी स्टिल ऑन हैं, और वो फोकस किए हुए हैं हमारे यूथ को, और उसका इफ़ेक्ट या इम्प्लीकेशंस आप इस प्रोलिफरेशन में देख रहे हैं कि कुछ भी आपकी इंटरनल कोई भी डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर इतनी एग्रेसिव बम्बारमेंट होती है आपके नैरेटिव्स की डिफरेंट, और वो इतना ज़बरदस्त किस्म का बयानिया बना के पेश करते हैं, कई दफ़ा हम खुद भी उसको सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद हकीकत यही होगी। तो और
थिंक टैंक्स काम कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिया, ये और भी बहुत से ममालिक के अंदर इस तरह का काम हो रहा है। इवन कि आप जब एकेडमिक रिसर्च की बात, चूँकि आप भी माशाल्लाह एकेडेमिया से रहे हैं, तो जब आप रिसर्च आर्टिकल्स इवन के उठाते हैं, हाँ, तो रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर भी वेरिएबल प्लेइंग्स और चेरी पिकिंग जो की जाती है और पूरे के पूरे इवेंट को ही एक डिफरेंट डायमेंशन के अंदर पोर्ट्रे कर दिया जाता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव दे दिया जाता है। हाँ जी, तो वो भी एक तरह का एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड किस्म की वर्किंग है, जिससे अल्टीमेट क्या होता है कि जब मेरा फॉर इंस्टेंस एक स्टूडेंट है, वो कश्मीर के ऊपर काम करना चाहता है, बलूचिस्तान के ऊपर, वो उसकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहता है, ऑनलाइन डाटा ही अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन डाटा कहाँ से मिलेगा? जिन्होंने बना के रखा हुआ है उसके लिए, और अल्टीमेटली वो वही बयानिया, वही नैरेटिव अपने रिसर्च के अंदर लेकर आएगा, और ये नॉलेज क्रिएशन जो हो रही होगी वो एक खास पर्सपेक्टिव में हो रही होगी, जो हमारे लिए नहीं है, जो हमारे ऊपर इंड्यूस की गई है। एग्जैक्टली जी। तो इसमें फिर कुछ और चीज़ें, तो ये विशेष साइकिल फिर आपके ख्याल में टूटेगा कैसे? क्योंकि मैं तो खुद रिसर्च में, और मेरा थीसिस जो बलूचिस्तान के ऊपर था, तो आई एम फेमिलियर विद दिस प्रॉब्लम कि वो जो आप कह रहे हैं कि नैरेटिव, और आपको सारी चीज़ें जो आप कहाँ से चीज़ें लेकर आएँ जिनको, जो कि ऑथेंटिक भी हों, जिसकी रिसोर्सेज भी हों, जिसको कोट भी आप करें, मतलब आप उसमें ऑथेंटिक भी रहें, तो ये एक बड़ा इशू है जो कि सब लोगों को फेस करना पड़ता है। देन हाउ टू डील विद दिस? अगर हम एक ऐसा बंदा जो रिसर्च कर रहा है वो इतना बेबस महसूस करता है खुद को, तो एक आम नौजवान को तो आप छोड़ ही देना कि जिसको उसको क्या पड़ी है, वो तहकीक करेगा। इसमें अभी जाके, चूँकि जो थिंक टैंक्स फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर काम कर रहे हैं वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड हैं, कोई 70 साल है, कोई 100 साल पुराना है, कोई यूनिवर्सिटी बेस्ड है। पाकिस्तान के अंदर ये जो थिंक टैंक्स का नॉलेज क्रिएशन का ट्रेंड लॉन्च हुआ है, ये 20 से 25 साल से पुराना नहीं है। अच्छा, उससे पहला जो डाटा अवेलेबल है वो आपका वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, डिजिटल फॉर्म के अंदर नहीं है, वो यहाँ तो उर्दू लैंग्वेज के अंदर है, जो अगेन गूगल सर्च के अंदर करना मुश्किल आपके लिए एक फैक्टर है, और अगर अंग्रेज़ी के अंदर है तो वो अल्टीमेटली वो बहुत से रीजंस की वजह से वो जो पब्लिशर्स हैं वो उसे डिजिटलाइज नहीं करना चाह रहे। तो लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़ी अच्छी एक काविश है हायर एजुकेशन कमीशन की, इन्होंने डिफरेंट जर्नल्स को इंगेज करना, रिसर्च जर्नल्स को इंगेज करना शुरू किया, उन्हें इंसेंटिव देने शुरू किए, और अभी एक बड़ा अच्छा जो चीज़ ये हुई कि क्यूसी रैंकिंग को लोगों ने, यूनिवर्सिटीज़ ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, और अल्टीमेटली हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो रिसर्च की तरफ बाउंड हैं कि वो रिसर्च करें जी। और जो डाटा क्रिएशन अभी हो रही है कंपैरेटिवली, चूँकि आपका जो फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहीं से इन्फ्लुएंस भी हो जाता हूँ अपनी राइटिंग के अंदर, तो अल्टीमेट 50-60% ऐसा बयानिया मैं दे दूंगा जो कि प्रो स्टेट होगा या रियासत के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, मुल्क के लिए जो बेहतर हो सकता है। तो ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई गुरिल्ला स्ट्रेटजी इसके अंदर हम अडॉप्ट करेंगे, एग्रेसिव स्ट्रेटजी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय चाइना इन दिस मैटर जी, कि उनका नैरेटिव कितना स्ट्रेट नैरेटिव जो है वो उनका आता है। ठीक है, उनके ऊपर तनकीद बहुत ज़्यादा होती है उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर, बट येट उनका स्टेट नैरेटिव जो होता है और उनका जो पब्लिक नैरेटिव होता है वो कितना मतलब वो आईआर की टर्मिनोलॉजीज़ एंड तमाम चीज़ों के साथ वो लोडेड होता है कि वो अपनी एक स्टेटमेंट अगर देते हैं तो इट इज़ देयर मिशन स्टेटमेंट, इट इज़ देयर एजेंडा फॉरवर्ड, इट इज़ देयर एक्चुअली प्लान जो कि वो कर रहे होते हैं, है ना? उसमें आप देखिए ना, उन्होंने अपने रूट्स को नहीं छोड़ा। फॉर इंस्टेंस कन्फ्यूशियनिज्म है तो आज भी इंटैक्ट है, कम्युनिज्म के साथ उन्होंने उसका अल्टीमेट किया तो है, लेकिन जो एथिक्स कन्फ्यूशियनिज्म से ड्राइव होते हैं उन्हीं को वो अपनी पॉलिसीज़ के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। वो इब्न खल्दून जब मुकदमा लिखते हैं तो वो कहते हैं कि आपके कंट्री की जो पॉलिसीज़ हैं, एक मुस्लिम कंट्री की, ये दो चीज़ों के ऊपर बेस करनी चाहिए, या तो कुरान पाक से आप उसे ड्राइव करें और सेकंडली आप अहादीस से उसको ड्राइव करें, और थर्ड है आपके पास इज्तिहाद सेंसेस जो हैं। इफ़ यू आर मुस्लिम, इफ़ यू आर अ बिलीवर, ये मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए। अच्छा, इसके अंदर भी फिर दो चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी पॉलिसीज़ अखलाकियात के ऊपर ही बेस करनी चाहिए, चाहे आप मुस्लिम कंट्री हैं चाहे आप नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। अगर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं तो वो रैशनलिज्म से ड्राइव करेगा, ह्यूमन विजडम जिसे हम कह रहे हैं, और अगर वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं तो वो अपनी जो अखलाकियात है वो ड्राइव करेगा, हाँ जी, वो डिवाइन गाइडेंस से लेगा, और साथ ह्यूमन विजडम जिसे हम इज्तिहाद का नाम देते हैं, और इन्हीं अखलाकियात की बेसिस के ऊपर आपका आइन बनेगा, और वहीं से पॉलिसीज़ या आपकी लेजिस्लेशन ड्राइव होगी। तो अल्टीमेट फोकस वो तो अखलाकियात ही है, और इन्हीं एथिक्स को चाइना ने बिल्कुल जो है वो उसको अभी तक आप उनकी सोसाइटी में चले जाएँ, अल्टीमेटली 1980s के बाद ग्रेट लीप फॉरवर्ड जब उनका वो नहीं चल सका,
तो उसके बाद उन्होंने कैपिटलिज्म को थोड़ा बहुत अपनी इंगेज तो किया, उसके अंदर आने दिया, लेकिन विद इन ब्रैकेट्स। उन्होंने बिल्कुल ओपन नहीं छोड़ दिया और अपनी कौम को कंफ्यूज नहीं होने दिया कि जो पॉलिसी है वो जो उनकी जो गाइडेंस है, हालांकि बहुत मुश्किल एक पॉलिसी को ही सिर्फ हम ले लें, वन चाइल्ड पॉलिसी एक लंबे अरसे तक उन्होंने रखी है अपने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। किसी की जरूरत नहीं थी, नोबडी लाइक्ड इट एक्चुअली, लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन अपने स्टेट का जो भी कोई एक कानून था, जिस तरह से वो अपना एक प्लान कर रहे थे, उससे डिविएट नहीं कोई कर सका, एंड इट वाज इन्फोर्स्ड ऑन एवरीबडी। और उसका नतीजा ये निकला कि उनका वो जो एक बहुत पॉपुलेशन बल्ज था, उन्होंने उसको अपने रिसोर्सेज के साथ इंटीग्रेट किया। सो स्टेट्स इस तरह की डिसीजन लेती हैं। ये टॉपिक जो है मेरे और आपके इंटरेस्ट का है, हम तो चूँकि हैं इसी साइड में, तो हम तो ये बातें कर सकते हैं, लेकिन जो देखने वाले हैं वो कह रहे होंगे किन चक्करों में पड़ गए हैं। तो मैं चाहूँगी कि व्हाट्सएप चैनल के बारे में हमें बताएं कि क्या ये आपने जैसे किया, जो देखने वाले अगर उनमें से कोई करना चाहे तो वो भी कर सकता है? जी, अल्टीमेट उसमें थोड़ा एक डिफरेंस है कि जिस तरह फेसबुक के ऊपर भी आपके पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं। अगर आप ब्लू टिक को अडॉप्ट कर लेते हैं तो एक डिफरेंट आपकी रीच बढ़ जाती है, और आपकी जो पोस्ट है वो एल्गोरिदम उसको डिफरेंट डायमेंशन से उसे प्रोपगेट करता है। अगर ब्लू टिक नहीं है तो वो उसकी रीच कम होगी कंपैरेटिवली, और उसके ऊपर ऑडियंस इंगेजमेंट कम होगी। अच्छा, इसी तरह से व्हाट्सएप चैनल आप क्रिएट कर सकते हैं, ऑप्शन अब आ चुका हुआ है, पाकिस्तान में भी ऑफिशियली लॉन्च हो चुका हुआ है, हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि अभी ग्रीन टिक उन्होंने अलाउ नहीं किया। ठीक है। चूँकि ग्रीन टिक अभी भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पॉलिटिंग के अंदर चल रही हैं। जैसे इनिशियली जो था उसमें कैटेगराइजेशन नहीं थी, सिंपल उन्होंने 35 अकाउंट्स क्रिएट किए, पाकिस्तान को 5 अकाउंट दिए और कंट्री वाइज उसे कर दिया। अभी तकरीबन 200 प्लस ग्रीन टिक चैनल्स हो चुके हुए हैं। ठीक है। और दे आर ऑब्जर्विंग। आप मेटा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आपको आपका जो फेसबुक है वो ब्लू टिक होना चाहिए। ठीक है। या एटलीस्ट आपका इंस्टाग्राम जो है वो ब्लू टिक होना चाहिए। ठीक है। ये उसके प्री रेक्विजिट्स में है। ठीक है। और उसके साथ आपके पास वैलिड CNICs होने चाहिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप कहीं पे जॉब वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ का आपका ऑफिशियल आपके पास अकाउंट्स होने चाहिए, और आप यू कैन अप्लाई। लेकिन उसमें वो टाइम उसके अंदर लगता है। अच्छा, उसमें मसला ये है कि आप जब तक ग्रीन टिक नहीं है आप सर्च में नहीं आते, फिर आपको लिंक अपना प्रोपगेट करना पड़ता है, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपको वो लिंक देना पड़ता है। लेकिन ये एक टाइम टेकिंग चीज़ है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? हाँ जी, इसमें Why would anybody put in so much efforts? इतनी कोई मेहनत क्यों करेगा इसके ऊपर? इसमें डिफरेंट हैं। ये एक तरह का तो आपका डायरेक्टली इंगेज्ड हैं ऑडियंस के साथ। अच्छा, अब जैसे माइक्रो ब्लॉगिंग जो है उसने ख़ासतौर पर ट्विटर के बाद तो माइक्रो ब्लॉगिंग पूरी दुनिया के अंदर बड़ी एक इफ़ेक्टिव चीज़ समझी जाने लगी। और इसी तरह से अब आपकी बहुत सारे काम, जैसे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स हैं, आपकी सोसाइटीज़ के ग्रुप्स हैं, आपके कोई ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो उनके डिफरेंट ग्रुप्स ऑलरेडी अवेलेबल थे और जिनके ज़रिए आप लोगों को रीच करते थे। और इसी तरह से चूँकि अब ये जो व्हाट्सएप ऐप है ये इतनी इफ़ेक्टिव हो चुकी हुई है कि आप बहुत सारी चीज़ें इसी के ऊपर कर रहे होते हैं। तो इसी के अंदर फिर ऑडियंस को मोर इंगेज करने के लिए और दूसरी ऐप से उन्होंने उसको बचाने के लिए एक फ़ीचर ऐड किया। ठीक है। कि आप फॉर इंस्टेंस आपको यूट्यूब पे ना जाना पड़े, इसी पे शॉर्ट वीडियोस आप ऐड कर दें। आप कोई माइक्रो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपको ट्विटर पे नहीं जाना पड़े। आप कोई इंटरेक्टिव उसमें कार्ड अगर वो ग्राफिक ऐड करना चाहते हैं तो आपको फेसबुक पे नहीं जाना पड़े। कोई इन्फोग्राफिक ऐड करना चाहते हैं तो इंस्टा पे नहीं जाना पड़े। तो इसकी एक तो इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें जो कि जो इसको डिफरेंशिएट करती है दूसरे प्लेटफॉर्म से, इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी वो है कि आप अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन उस तक जाए, तो फिर आप जस्ट यू आर फॉलोइंग और यू आर जस्ट अ क्लिक। ठीक है। आपकी इन्फॉर्मेशन उस बंदे तक नहीं पहुंच रही। ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंशियल का एलिमेंट इसके अंदर, फॉर इंस्टेंस ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन के हवाले से मैं पिछले दिनों अपना चैनल को देखा तो उसमें 70% के करीब ख़वातीन जो हैं वो फॉलो कर रही हैं, एक्टिव कर रही हैं घर बैठ के। हाँ। और किस तरह की इन्फॉर्मेशन और किस तरह की चीज़ें आपके चैनल पे हैं? मेरा चूँकि बेसिक जो मकसद है वो उसमें अखलाकियात के हवाले से ही मैं चीज़ें उसमें ऐड ऑन करता हूँ कि फॉर इंस्टेंस अगर कोई आपको मुश्किल है, कोई परेशानी है तो पैनिक नहीं हो। और
और उसमें एक तरह का एतमाद लोगों को देता हूँ, उनको जीने की लगन एक तरह से दे रहा होता हूँ, जिस तरह की हमारे यहाँ डीमोटिवेशन सोसाइटी के अंदर हो चुकी हुई है। तो एक तरह से उनको हौसला यंगस्टर्स को देना और उनके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करके वहाँ पे उनके लिए पहुँचाना। और फिर इसमें एक और है कि आप अगर इसी तरह का स्टफ़ उसके अंदर ऐड ऑन करते रहें तो माइट भी लोग जो हैं वो एक वक्त आता है कि वो सैचुरेटेड हो जाते हैं तो वो स्किप कर जाते हैं, तो फिर कुछ थोड़ा बहुत ह्यूमर भी उसमें ऐड ऑन करना पड़ता है। जी बिल्कुल, ह्यूमर एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। हाँ जी, तो उसमें फिर वो जितने भी मुझे रिएक्शंस आ रहे होते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे जो है इनबॉक्स आ रहे होते हैं, ये उनके एक बच्चे का मुझे आया वहाँ से, पहले तो बहुत ही एग्रेसिवली मेरा सारा कंटेंट एथिक्स के ऊपर होता था, अभी थोड़ा सा मैंने उसको चेंज किया, थोड़ा बहुत ह्यूमर उसके अंदर ऐड कर दिया ताकि वो कि लोग मौलाना साबिना कहना शुरू हो जाए, इसलिए तो वो ताकि उनका इंटरेस्ट इंटैक्ट रहे ना। एक ये बड़ा मसला है। हाँ जी, ये बहुत प्रॉब्लम है कि हमारे जो हमें कोई सही बात जो है ना वो सुनना भी गवारा नहीं है ना। हमारा कंसंट्रेशन स्पैन भी तो बहुत मुश्किल हो गया है, तो हम थोड़ी देर उसको तो पास करते हैं फटाफट। पता नहीं हम हंसने के लिए इतने बेताब क्यों हैं। वो इसका मसला ये है कि हमारे यहाँ लोगों के इश्यूज़ इस तरह के हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, होपलेसनेस है, माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा होपलेसनेस, डीमोटिवेटेड है, यंगस्टर्स एक ब्लाइंड विजन के साथ, उनकी मेंटोरिंग का मैकेनिज़्म प्रॉपर नहीं है, फिर ग्रेजुएट हो के यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो प्रॉपर स्किल्स ना होने की वजह से मार्केट में वो चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ते हैं। तो अल्टीमेटली पूरी सोसाइटी के अंदर कुछ चैलेंजेस हैं जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हमारे। तो आपने इन योर पर्सनल लाइफ आपने इस तरह के चैलेंजेस फेस किए? जी, अल्टीमेटली मुझे बारहा मुझे इस तरह की चीज़ों का वो सामना करना पड़ा। लेट्स टॉक अबाउट इट थोड़ा सा, और फिर हम उस पर ज़रा डिटेल में फोकस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।